क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है? ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसा कहना है कांग्रेस के द्वारा जारी की गई ब्लैक पेपर का, जिसमें मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स जैसे पवन खेड़ा, सैयद हुसैन और आरवी पांडे के साथ 8 फरवरी को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया है। तो फिर चलिए जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से बेकार साबित हुए हैं, और ये ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर का फंडा आखिर है क्या, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया है। आपको बता दूं कि साल 2019 में बीजेपी को लोकसभा में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद से निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाल रही हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन निर्मला सीतारमण से पहले अरुण जेटली 2014 से फाइनेंस मिनिस्टर की लीडरशिप कर रहे थे। इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे साल 2016 में नवंबर के महीने में हुई नोटबंदी और जस्ट उसके अगले साल यानी 2017 में जीएसटी जैसे डिसीजंस का लागू होना। मोदी सरकार के लिए देश की अर्थव्यवस्था शुरुआत से ही एक विवादित मुद्दा रही है। तो फिर चलिए हम पिछले 10 सालों के देश के जीडीपी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और पता लगाते हैं कि मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार के शासन में देश की इकोनॉमी का प्रदर्शन कैसा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट का सत्ता में आने का मेन रीज़न ये था कि ये अपने वोटर्स को समझाने में सफल रहे थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा था। और बीते कुछ साल जैसे 2011, 12, 13 में जो 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले के साल थे, उनमें इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के आंकड़े 7% को नहीं छू सके थे। मोदी सरकार अपने पिछले 3 वर्षों में 7.4 से 8% के जीडीपी आंकड़ों के साथ लौटी थी, लेकिन 2016 में हुई नोटबंदी और उसके अगले ही साल आई जीएसटी जैसे लगातार दोहरे झटकों से देश की ग्रोथ रेट 2017 में 6.8% और 2016 में 6.5% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में ये आंकड़े संशोधन के बाद 7.2% तक पहुंच गए थे। और 2019 में यानी उस वक्त जब बीजेपी सरकार ने और भी बड़े जनादेश के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, उस वक्त देश की जीडीपी के आंकड़े 3.9% से भी कम थे, जो 1992 से लेकर अब तक सबसे कम आंकड़े हैं। जिसके बाद कोविड जैसी महामारी ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा कहर बरपाया था और जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी में 5.8% की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई थी। हालांकि देश ने 2021 में 9.1% की ग्रोथ के साथ वापसी की और जिसके बाद देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7.2 से 6.3% के बीच देखी गई है और वर्तमान में भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो चलिए अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग का कितना विस्तार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण पर खर्च को बढ़ाते हुए भारत ने विदेशी कंपनी जैसे एप्पल एंड जापानी कंपनियों के साथ और भी कई बड़े बिजनेस कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। मैन्युफैक्चरिंग जो देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 17% का भागीदार है और साल 2023 और 24 के बीच में 6.5% का विस्तार होने का अनुमान है। इसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ, जो इंडियन जीडीपी को लगभग 15% का योगदान करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा रहा था। साल 2004 से लेकर 2013 तक यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जिसे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कंट्रोल करती है। इस यूपीए गठबंधन की स्थापना 6 मई 2004 को लोकसभा के चुनावों के बाद हुई थी और इसी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल देखने को मिला था, यानी भारत की जीडीपी पर ईयर 7.74% तक बढ़ रही थी और वहीं मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी पर ईयर 5.77% की रेट से आगे बढ़ी है। अगर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तुलना करें तो यूपीए ने अपने शासनकाल के दौरान
साल 2008 और 9 के बीच में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस का सामना किया था और वहीं करंट की बीजेपी सरकार ने कोविड जैसी महामारी का सामना किया है। तो दिक्कतें तो लगभग दोनों पार्टियों में समान रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट दोनों पार्टियों में देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के मामले में यूपीए गठबंधन की सरकार मौजूदा भाजपा सरकार से 2% आगे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर का फंडा आखिर है क्या। सबसे पहले व्हाइट पेपर के बारे में जानते हैं। व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका यूज नॉर्मल जनता की प्रतिक्रिया को देखने के लिए या फिर इसके द्वारा जनता के समर्थन को हासिल करने के लिए किया जाता है। इस दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की कवरिंग व्हाइट कवर से होने की वजह से इसे व्हाइट पेपर कहा जाता है और कई बार पार्टी पिछली सरकार की नीतियों को उजागर और उसके खिलाफ ऑर्डर जारी करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का पॉलिटिकली भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। पिछले महीने 1 फरवरी को संसद में बजट 2024-25 को पेश करते हुए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये वादा किया था कि साल 2014 में जब मोदी सरकार ने अपनी सत्ता संभाली थी उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था बहुत भारी संकट में थी। उस वक्त बीजेपी सरकार ने सदन में एक बात कही थी कि वो विपक्ष यानी यूपीए के खिलाफ एक श्वेत पत्र जिसे हम व्हाइट पेपर कहते हैं उसे जारी करेंगे, जिसमें अपोजिट पार्टी के पिछले 10 सालों के किए गए कामों को उजागर किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर में क्या क्या लिखा होता है। तो देखिए, इसमें विपक्ष की आर्थिक नीतियां, उसकी कमियां और इन सभी से होने वाले गलत परिणामों और इनके सुधार के सुझावों को शामिल किया जाता है। और इसके बाद इस श्वेत पत्र में पार्टी के शासनकाल के दौरान प्रोडक्शन की टेक्निक और उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां इस श्वेत पत्र में लिखी जाती हैं। इस एक श्वेत पत्र में राजकीय नीति, व्यापार नीति और विनिमय दर की नीति का आकलन और विश्लेषण करते हुए इन सभी बातों का वर्णन किया जाता है इस एक व्हाइट पेपर में। तो चलिए जानते हैं कि ये ब्लैक पेपर क्या होता है और इसे किस लिए यूज किया जाता है। व्हाइट पेपर के बिल्कुल अपोजिट ब्लैक पेपर भी एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी सत्ता में चल रही सरकार की विफलताओं को गिनाने और उसकी आड़ में और सियासी फायदे उठाने के लिए विपक्षी दल यानी अपोजिट पार्टी के द्वारा पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी सरकार को देश की डेमोक्रेसी को खतरा बताते हुए कांग्रेस ने भी 10 साल अन्यायकाल के टाइटल के साथ एक ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर को जारी करते हुए केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को नजरअंदाज करने और महंगाई बढ़ाने और पिछले दशक में उन राज्यों पर जो गैर भाजपा थे यानी वो राज्य जिनमें बीजेपी गवर्नमेंट की लीडरशिप नहीं थी उनसे भेदभाव करने का आरोप लगाया है। और इसी ब्लैक पेपर में कांग्रेस पार्टी के लीडर खड़गे ने केंद्र सरकार पर किसानों के मुद्दे से निपटने में फेल होने का आरोप भी लगाया है और इनका कहना है कि हम देश की मेन बात यानी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं जिसके बारे में बीजेपी कभी बात ही नहीं करती है। इसके बाद केरला, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं या फिर कई सालों से लगाती आ रही हैं, इन सभी के पीछे का गोल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।